टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे जो है पार्ट ऑफ स्पीच की मास्टर वीडियो अपलोड की जा रही है, क्योंकि इसके बिना किसी भी परीक्षा की तैयारी संभव नहीं है यदि आप इंग्लिश से प्रिपरेशंस कर रहे हैं। खासकर टीजीटी पीजीटी में जो है पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन जो बनेंगे वो सारी आपको एक से लेकर के यानी कि 8 पार्ट होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, वो कंप्लीट वीडियो आपको मिल रही है और एकदम ईजी वे में। अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज के तौर पे देख सकते हैं वीडियो। यदि नहीं पढ़ा है तो 1 से 2 बार वीडियो मात्र देखने से आपका पार्ट ऑफ स्पीच अब गलत नहीं होगा। बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़े होंगे, एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद मूल्यांकन कर सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच हमको कैसे और कितना पढ़ना चाहिए। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि वो भी जिस प्रकार की वीडियो का लाभ उठा सकें। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश को एकदम इजी वे में समझने के लिए टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट में। सबसे पहले हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले दिख रहा है नाउन, और नाउन को कहते हैं ए नाउन इज ए वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन। संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्लेस, स्थान, थिंग, वस्तु और आइडिया या विचार का प्रतिनिधित्व करता है। थिंक ऑफ देम एज द लेबल्स वी अटैच टू एवरीथिंग अराउंड अस, बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। यानी कि सोचे जो हम अपने आसपास की हर चीज़ें जो जोड़ते हैं, मूर्त हो या अमूर्त दोनों। तो ये हो गई नाउन की डिफिनेशन। अब टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में जानें। टू मेक थिंक अ बिट मोर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि चीज़ों को थोड़ा सा व्यवस्थित करने के लिए वी कैटेगराइज नाउन बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। हम संज्ञाओं को उनकी विशिष्ट जो विशेषताएं होती हैं उसी के आधार पर हम यहाँ पर उसका क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक करेंगे। तो टाइप्स ऑफ नाउन के अंतर्गत पहला होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि सामान्य संज्ञा। दीज आर जनरल नेम्स फॉर पीपुल, प्लेस, थिंग्स आर आइडियाज। यानी कि लोग, स्थान, चीज या विचार के लिए जो सामान्य नाम होते हैं, दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे बिगिन अ स्टेटमेंट। यानी कि जब तक वे वाक्य की शुरुआत नहीं करते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, हम बड़े अक्षरों में नहीं लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पे सिटी, गर्ल, टेबल, फ्रीडम, बुक दिया गया, तो एक कॉमन नाउन के तौर पे इनका प्रयोग जो है किया जाता है। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जो है दीज आर स्पेसिफिक नेम्स, यानी कि जो प्रॉपर नाउन होता है विशेष लोगों के, जिसमें से पर्टिकुलर पीपुल, विशेष लोग, प्लेसेज, स्थान या ऑर्गेनाइजेशन या संगठन जो होते हैं, दे ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। वे बड़े अक्षर से शुरू होते। एग्जाम्पल के तौर पे मुंबई, सारा, एफिल टावर, यूनाइटेड नेशन, मंडे। अगला है कंक्रीट नाउन्स। दीज आर नाउन्स दैट कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू आवर 5 सेंसेस, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच। यानी कि दृष्टि के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, गंध के द्वारा, स्वाद के द्वारा और स्पर्श के द्वारा हम जो है 5 इंद्रियां जो होती उसी के माध्यम से जो है इसका अनुभव करते हैं। दे रिफर टू फिजिकल एंटाइटीज। वे भौतिक संस्थाओं को क्या करती हैं, संदर्भित करती हैं। उदाहरण के तौर पे फ्लावर, म्यूजिक, परफ्यूम, सुगर और स्टोन, यानी कि फूल, संगीत, इत्र, चीनी और पत्थर। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अमूर्त संज्ञाएं, इसे हिंदी में बोलते हैं। दीज आर नाउन्स दैट रिप्रेजेंट आइडियाज, क्वालिटीज, इमोशंस और कॉन्सेप्ट दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड और सीन। यानी कि अमूर्त संज्ञाएं, ये संज्ञाएं जो होती हैं ये विचारों को लेकर के, उसके बाद गुणों को लेकर के, भावनाओं को लेकर के और अवधारणाओं को दर्शाती हैं, और जिन्हें क्या करते हैं, फिजिकली टच, जिन्हें शारीरिक रूप से छुआ या देखा नहीं जा सकता, हम उन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उदाहरण स्वरूप है हैप्पीनेस, करेज, जस्टिस, पॉवर्टी, इंटेलिजेंस। यानी कि खुशी, साहस, न्याय, गरीबी, बुद्धिमत्ता, ये हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल। वही नेक्स्ट है कि काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स मतलब हिंदी में कहते हैं गणनीय संख्याएं। दीज आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड एंड हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। यानी कि ये संज्ञाएं होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और एक वचन और बहुवचन के रूप में होती हैं। उदाहरण के तौर पे पेन, पेन्स, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, एप्पल, एप्पल्स। यानी कि कलम को हम पेन, बच्चे को बच्चे, सेब को सेब। इस तरह से जो है हम इसको काउंटेबल नाउन के तौर पे प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, यानी कि अगणनीय संख्याएं, जैसे कि द्रव्य जो होते हैं, दीज आर नाउन्स दैट कैन नॉट बी इजिली काउंटेड एंड यूजुअली डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म। यानी कि आसानी से इन्हें गिना नहीं जा सकता और आमतौर पे इनका जो है बहुवचन फॉर्म जो है वो नहीं होता है। दे ऑफन रिफर टू सब्सटेंसेस, लिक्विड और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट।
वे अक्सर क्या करते हैं, पदार्थ जो होते हैं, तरल पदार्थ, अमूर्त अवधारणाओं को जो है वो संदर्भित करते हैं। वहाँ पे हम कहते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। एग्जाम्पल है जैसे वाटर पानी, सैंड रेत, एयर हवा, एडवाइस सलाह, इंफॉर्मेशन जानकारी। नोट के तौर पे यहाँ देखते हैं कि वी से, जैसे हमने कहा कि पीसेस ऑफ एडवाइस सलाह के टुकड़े, या इसे कहते हैं आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के आइटम भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है नॉट एडवाइस और इंफॉर्मेशन, सलाह या सूचनाएं नहीं। नेक्स्ट है कि कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स होता है सामूहिक संज्ञाएं, इसे हिंदी में कहते हैं दीज आर नाउन्स दैट रिफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपुल और थिंग्स। यानी कि ये संज्ञाएं जो लोगों या चीजों के समूह को संदर्भित करती हैं। थिंग्स कंसीडर्ड एज ए सिंगल यूनिट, जिन्हें एक इकाई माना जाता है। उदाहरण के तौर पे टीम, फैमिली, आर्मी, यानी कि जो टीम होती है परिवार होता है, सेना जो होती है फ्लॉक झुंड जो होता है, कमेटी जो समिति होती है, ये हैं कलेक्टिव नाउन्स हैं। कंपाउंड नाउन्स के अंतर्गत यानी कि मिश्रित संज्ञाएं जो होती हैं, दीज आर नाउन्स फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों के जो संयोजन से बनने वाली संज्ञाएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। दे कैन बी रिटन एज वन वर्ड, सेपरेट वर्ड और हाइपेंटेंडेड वर्ड, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है अलग अलग शब्दों से, इनमें एक शब्दों से हैं या अलग अलग शब्दों के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण देखते हैं, सनफ्लावर सूरजमुखी, स्विमिंग पूल, मदर इन लॉ सास, टूथपेस्ट। अब यहाँ पे देखेंगे फंक्शन ऑफ नाउन्स इन अ सेंटेंस, यानी कि वाक्य में जो संज्ञाओं के कार्य क्या है। नाउन्स प्ले क्रूशियल रोल्स इन सेंटेंस स्ट्रक्चर, हियर आर सम ऑफ देयर प्राइमरी फंक्शन, यानी कि जो वाक्य की संरचना में जो होती है संज्ञा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ प्राथमिक जो कार्य दिए गए उसको हम यहाँ देखेंगे। सब्जेक्ट, द नाउन द परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट में कहा जा रहा है कि संज्ञा जो क्रिया की क्रिया करती है, जैसे द डॉग बार्क्ड लाउडली, तो यहाँ पे डॉग जो हो गया। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, द नाउन दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया जो संज्ञा जो क्रिया की क्रिया प्राप्त करती, जैसे सी रीड अ बुक, उसने एक किताब पढ़ी। अगला है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि पूर्व सर्ग का उद्देश्य। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का मतलब होता है द नाउन दैट फॉलोज अ प्रीपोजिशन, संज्ञा जो होती है जो पूर्व सर्ग के बाद आती है, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जो संज्ञा आती है उसका उद्देश्य क्या होता है। जैसे द कैट सेट ऑन द मैट, बिल्ली चटाई पर बैठ गई, तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस को आपने देखा। उसके बाद अगला जो है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यानी कि विषय पूरक, इसे हिंदी में कहते हैं द नाउन दैट रीनेम्स आर आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब, यानी कि संज्ञा जो लिंकिंग क्रिया जैसे होती है, लाइक, इज, आर, वाज, वेयर, बिकम, यानी कि जैसे है, लाइक, इज, हैं, था, थी, थे, इस प्रकार से जो होते हैं विषय का नाम बदलती हैं या वो पहचान करती हैं। जैसे है ही इज अ डॉक्टर। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के अंतर्गत क्या होता है, वस्तु पूरक के अंतर्गत कि द नाउन दैट रीनेम्स आर आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होता है संज्ञा जो होती है प्रत्यक्ष वस्तु का नाम बदलती है या पहचान करती है। जैसे दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, उन्होंने उसे राष्ट्रपति चुना। अगला देखते हैं यहाँ पे अपोजिटिव जो होता है अ नाउन फ्रेज दैट रीनेम्स आर एक्सप्लेन अनदर नाउन, यानी कि एक संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश जो किसी अन्य संज्ञा का नाम बदलता है या वो व्याख्या करता है, तो उसे हम कहते हैं अपोजिटिव। यहाँ पे एग्जाम्पल है माई फ्रेंड सारा इज अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, यानी कि मेरी दोस्त सारा जो है वो एक प्रतिभाशाली कलाकार है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे। अगला है वो है पोसेसिव नाउन्स, यानी कि अधिकारवाचक संज्ञा। नाउन्स दैट शो ओनरशिप, संज्ञाएं जो स्वामित्व दर्शाती हैं। दे आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी एंड यस, यानी कि वे आमतौर पे एक वचन की संज्ञाएं और यस से वो क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। फॉर सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग इन यस, यानी कि जो बहुवचन संज्ञाओं के लिए एक अपोस्ट्रोफी यस जोड़कर जो है बनाई जाती हैं, और आमतौर पर एक वचन संज्ञाएं यस में समाप्त न होने वाली बहुवचन संज्ञाओं के लिए एक अपोस्ट्रोफी यस जो है वो जोड़कर जो है बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एंड जस्ट एन अपोस्ट्रोफी फॉर प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन यस, और यहाँ पे जो है बहुवचन संज्ञाओं के लिए सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी जोड़कर जो है वो बनाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया द बॉयज टॉय, यानी कि लड़के का खिलौना। चिल्ड्रेंस लाफ्टर, यानी कि बच्चों की हंसी। द स्टूडेंट प्रोजेक्ट, छात्रों की परियोजनाएं। अब यहाँ पे नाउन पे क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन आपको बताना है कंट्री, रिवर, अमेजन, कंटिनेंट। आप यहाँ पे देखे होंगे कि जो अभी आप नाउन्स पढ़े हैं उसको आप ध्यान से सुने होंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन को टेकल कर लेंगे ऑप्शन में।
कंट्री का मतलब होता है देश, रिवर का मतलब होता है नदी, अमेजन का मतलब होता है एक नाम पर्टिकुलर जो है, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप होता है, कॉन्टिनेंटल जिसे बोलते हैं महाद्वीपी। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा सी। आइडेंटिफाई द अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द सोल्जर शोड अ ग्रेट करेज ड्यूरिंग द बैटल। यहाँ पे सैनिक ने युद्ध के दौरान बहुत साहस दिखाया। तो यहाँ पे आपको देखना अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन, कौन सी संख्या जो है वो अगणनीय है, तो वाटर जो होगी वो अगणनीय होगी, बाकी चेयर, ट्री, आइडिया। नेक्स्ट है कि चूज द कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए कलेक्टिव नाउन में, तो उसमें क्राउड जो हो जाएगा। इन द सेंटेंस माई सिस्टर्स बॉट अ न्यू स्मार्टफोन विच वर्ड इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मेरी बहन ने एक नया स्मार्टफोन खरीदा में कौन सा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे स्मार्टफोन जो हो जाएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड नाउन इन द फॉलोइंग लिस्ट, यहाँ पे कौन सी संख्या जो आपको बताना है कि यौगिक संख्या की पहचान करनी है, तो यौगिक संख्या यहाँ पे हो जाएगी ब्लैक बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन द पोसेसिव प्लूरल फॉर्म, यानी कि अधिकारवाचक बहुवचन के रूप में कौन सी संज्ञा जो है तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो चिल्ड्रंस हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस यस लगा है तो बच्चों का, ये हो जाएगा पोसेसिव प्लूरल फॉर्म में। और नेक्स्ट दिया गया इन द सेंटेंस शी इज अ टीचर, द नाउन टीचर फंक्शन एज अ, यानी कि वह एक शिक्षिका है, तो जो इसमें बताना है कि संज्ञा जो है शिक्षक जो है कार्य करती है निम्न के रूप में जो है कार्य करती है, किसमें, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पे, यानी कि विषय पूरक के तौर पे काम करती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंक्रीट नाउन, कौन सी ठोस संज्ञा है, तो यहाँ पे टेबल जो हो जाएगा वो कंक्रीट नाउन हो जाएगा। अगला है कि आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन इन द फॉलोइंग ऑप्शन, यहाँ पे गणनीय संख्या की पहचान करना, तो पुस्तक जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोनाउंस को देखेंगे, प्रोनाउंस आर वर्ड दैट रिप्लेस नाउन्स आर नाउन्स ऑफ फ्रेजेस, यानी कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश की जगह लेते हैं। दे हेल्प अस अवॉइड रिपीटेशन एंड मेक आवर राइटिंग एंड स्पीच मोर कंसाइज एंड नेचुरल। वे हमें क्या करते हैं, रिपीटेशन दोहराव से बचने में मदद करते हैं, एंड स्पीच मोर कंसाइज एंड नेचुरल, और भाषण को अधिक संक्षिप्त और जो है वो स्वाभाविक बना दें। थिंक ऑफ देम एज द अंडर स्टडीज इन द थिएटर ऑफ ग्रामर, तो रंगमंच के छात्रों के रूप में यदि सोचें तो रेडी टू टेक द स्टेज व्हेन द मेन एक्टर, तो यहाँ पे आवश्यकता होने पर जो मुख्य अभिनेता को जो है ब्रेक की जब आवश्यकता होती है तो वो नीड्स अ ब्रेक, यानी कि ब्रेक की आवश्यकता होने पर मंच पर आने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार से हम ब्रेक डाउन करेंगे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सर्वनाम को। पहला है जैसे पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि व्यक्तिगत सर्वनाम क्या होता है, दिस रिफर टू स्पेसिफिक पीपुल, ये विशिष्ट लोगों और थिंग्स या चीज़ों को संदर्भित करते हैं। दे चेंज फॉर्म डिपेंडिंग ऑन पर्सन, वे व्यक्ति क्या होते हैं जैसे फर्स्ट पहला, सेकंड, थर्ड, यानी कि दूसरा, तीसरा। संज्ञा में अगर संख्या में देखेंगे सिंगुलर या प्लूरल, और केस में देखेंगे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव केस, यानी कि व्यक्तिपरक उद्देश्य अधिकार के आधार के रूप में बदलते हैं व्यक्तिगत सर्वनाम को। यहाँ से और क्लियर होगा जब हम इसको सब्जेक्टिव केस में देखते हैं तो यूज्ड व्हेन द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब सर्वनाम क्रिया का विषय होता है। एक वचन के अंतर्गत जैसे आई, यू, ही, सी, इट, वहीं बहुवचन के अंतर्गत वी, यू, दे का प्रयोग जो है करते हैं। उदाहरण देखें तो सी वेंट टू द मार्केट, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वह बाजार गई, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। अगला ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत क्या होता है, जो हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठ जो है, यूज्ड व्हेन द प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब सर्वनाम क्रिया या पूर्व सर्ग का उद्देश्य होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर ए प्रीपोजिशन, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम तब करेंगे जब सर्वनाम क्रिया या पूर्व सर्ग का उद्देश्य होता है, यानी कि प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम क्रिया या प्रीपोजिशन का उद्देश्य होता है, तब हम वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सिंगुलर में मी, यू, हिम, हर, इट का प्रयोग करते हैं, प्लूरल में अस, यू, देम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे द टीचर प्रेज्ड, शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की, गिव द बुक टू अस, पुस्तक हमें दे दो। तो पॉसेसिव केस क्या है यहाँ पे एक पॉसेसिव केस क्या है, सो ओनरशिप जो होती है, यहाँ पे स्वामित्व दर्शाया जाता है, तो स्वामित्व जो है यहाँ पे सो ओनरशिप है। वहीं पे जो है पॉसेसिव केस के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, जब ओनरशिप की बात होती है, जैसे सिंगुलर में माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, वहीं प्लूरल में आवर, आवर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स का प्रयोग करते हैं जब हम स्वामित्व में दिखाते हैं, तो इस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर में माई, माइन, योर, योर्स का, प्लूरल में आवर, आवर्स का करते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे जो है स्वामित्व में दर्शाया जाता है, दिस इज माई बुक, द डिसीजन इज देयर, तो यहाँ पे जो है
अगला देखते हैं, यह मेरी पुस्तक है, निर्णय उनका है। अब देखते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स, यानी कि निर्धारक जो होता है स्वत कारक, इसे हिंदी में बोलते हैं कि समटाइम्स कंफ्यूज्ड विथ पोसेसिव प्रोनाउंस। कभी कभी जो है स्वत कारक जो सर्वनाम होते हैं भ्रमित होने प्रति अधिकार को लेकर के दिस फंक्शन एज एडजेक्टिव, विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, बिकॉज दे मॉडिफाई नाउन्स, क्योंकि वे संज्ञा को संशोधित करते हैं। दे डू नॉट स्टैंड एलोन, वे अकेले नहीं होते हैं। जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। एग्जाम्पल जैसे कह रहा है, हर कार इज न्यू, उसकी कार नई है। देयर हाउस इज बिग, उनका घर जो है बड़ा है। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके अंतर्गत दिस रिफर बैक टू द सब्जेक्ट। ये क्या करते हैं, ये वाक्य जो होते हैं ये विषय को संदर्भित करते हैं ऑफ द सेंटेंस एंड एंड इन। यहाँ पे विषय को संदर्भित करते हैं और अंत में स्वयं या स्वयं होते हैं, यानी कि सेल्फ आर सेल्व्स होते हैं। दे आर एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये वाक्य के अर्थ के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आवश्यक होते हैं। सिंगुलर में जब करेंगे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ का प्रयोग करेंगे। वहीं प्लूरल में आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ का प्रयोग करेंगे। उदाहरण जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई। दे ब्लेम देम सेल्फ फॉर द मिस्टेक, उन्होंने गलती के लिए खुद को दोषी ठहराया। इसी प्रकार जो एम्फैटिक प्रोनाउंस जो होता है, जिसे हम जोरदार सर्वनाम भी कहते हैं, दे दीज आल्सो एंड इन सेल्फ और सेल्फ्स, वे सभी स्वयं या स्वयं से समाप्त होते हैं। बट आर यूज्ड टू एम्फेसाइज अ नाउन और प्रोनाउन, लेकिन संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए जो है ये उपयोग किए जाते हैं। दे आर, ये वाक्य के अर्थ में दे आर नॉट एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड कैन बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द कोर मीनिंग, ये वाक्य के अर्थ के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि ये वाक्य अर्थ के लिए आवश्यक नहीं है और मूल अर्थ के लिए जो होता है यहाँ पे बदले में बिना इन्हें हटाया जा सकता, मूल अर्थ को बिना बदले इन्हें हटाया जा सकता है। एम्फेटिक प्रोनाउंस हम उसे कहते हैं। जैसे सिंगुलर में प्रयोग करते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, बहुवचन में आवर सेल्फ का, तो आई माई सेल्फ सा इट हैपन, मैंने खुद इसे होते देखा। द क्वीन हर सेल्फ अटेंडेड द सेरेमनी, यानी कि रानी ने खुद समारोह में भाग लिया। तो अब यहाँ पे देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या होता है, जैसे प्रदर्शनकारी सर्वनाम हम इसे हिंदी में यदि कहें कि दिस पॉइंट आउट स्पेसिफिक पीपल, ये विशिष्ट लोगों के लिए, जैसे वो स्थान भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है या विचार भी हो सकते हैं, उसी को जो है ये इंगित करता है। एक वचन में नियर के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, दूर के लिए जो है एक वचन में दैट का प्रयोग करते हैं। प्लूरल में यदि वो चीज़ें हैं तो पास के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, दूर के लिए दोज का प्रयोग कर लेंगे। तो वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को जो है हम वहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है, दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग, यह मेरा पसंदीदा गाना है। दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वे सुंदर फूल हैं। अब देखते हैं आइडेंटिफिनिट, जो इंडिफिनिट प्रोनाउंस है। अब इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत क्या होता है, दिस रिफर टू नॉन स्पेसिफिक, यानी कि गैर विशिष्ट लोगों, स्थान, थिंग्स और आइडियाज, मेनी ऑफ देम इंड, यानी कि जो विचार होते हैं इनको संदर्भित करने के लिए अंत में जो होता है ना, वन, बडी, थिंग आर वर्ड्स लाइक सम, एनी, ऑल, फ्यू, मेनी, नन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल, एनी, एनीवन, एनीथिंग, बोथ, ईच अदर, यानी कि एक दूसरे, आइदर, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मेनी, मोस्ट, नाइदर, नोबडी, नन, वन, अदर, सेवरल, सम, समबडी, समवन, समथिंग, इनका प्रयोग जो करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कह रहा है समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है, समवन इज एट द डोर, तो ये क्या हो गया, इंडिफिनिट प्रोनाउंस हो गया। ऑल ऑफ द केक इज गॉन, कोई दरवाजे पर है और सारा केक खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑल का प्रयोग किया गया, समवन का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे जो है इंडिफिनिट प्रोनाउंस को क्लियर कर सकते कौन सा है। अगला प्रोनाउन आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, तो सिंपल है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की बात हो, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, कौन, हु का मतलब, हुम का मतलब किसको, हुज का मतलब किसका, व्हाट का मतलब क्या, विच का मतलब कौन सा। उदाहरण है कि हु इज कॉलिंग, कौन बुला रहा है, क्वेश्चन मार्क है तो हु यहाँ पे हो गया। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, यहाँ पे व्हाट डिड का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग हुआ। हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है। अब देखते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या होते हैं कि डिपेंडेंट क्लास टू मेन क्लास, ये क्या होते हैं कि आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य से जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया कौन, किसको, किसका, कौन सा, वह। एग्जाम्पल है कि द वोमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर, बगल में रहने वाली महिला जो है डॉक्टर है। द
द बुक दैट आई बारोड इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने जो किताब उधार ली वो बहुत दिलचस्प है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे देखिए हु का प्रयोग किया गया, और यहाँ पे मेन क्लास में हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट यदि दिखते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे हु का प्रयोग किया गया तो इससे आप जो है सेंस को पकड़ लेंगे कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, जैसे दैट का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। उसी प्रकार आप देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, यानी कि पारस्परिक सर्वनाम, इसे हिंदी में कहते हैं। दीज आर रिफर्ड टू आर मोर पीपल आर थिंग दैट आर परफॉर्मिंग एन एक्शन टू ईच अदर। यहाँ पे दो या दो से अधिक लोगों के लिए या चीज़ों को संदर्भित करते हैं और एक दूसरे के साथ कोई क्रिया ये कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ईच अदर का प्रयोग होगा वन अदर, यानी कि एक दूसरे के प्रयोग, जैसे दे हेल्प्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की मदद की। द टीम्स कम्पीटेड अगेंस्ट वन अनदर, टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि चूज द सेंटेंस वेयर द प्रोनाउन इज यूज्ड करेक्टली। यहाँ पे सेंटेंस को चूज करना जहाँ पे प्रोनाउन का सही प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू द पार्क, यहाँ पे प्रयोग किया गया मेरा दोस्त और मैं पार्क गए, तो सी वाला जो है यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का उपयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू द पार्क, तो सब्जेक्टिव केस का प्रयोग यहाँ पे किया गया कि जब वो उसका हिस्सा हो। अगला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी बॉट हरसेल्फ ए न्यू ड्रेस, उसने अपने लिए जो है एक नई ड्रेस खरीदी। तो यहाँ पे सर्वनाम के प्रकार की पहचान करनी है, तो अपने लिए खरीदी। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब सब्जेक्ट जो होता है संदर्भित करता है, अर्थ के लिए आवश्यक होता है खुद, तो यहाँ पे सी का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि बी वाला सही होगा। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोसेसिव प्रोनाउंस। जो अगला कह रहा है कि अधिकारवाचक सर्वनाम जो इसमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि देयर जो है ये अधिकारवाचक का निर्धारण नहीं करता, बाकी माइन, योर्स, हर्स, ये जो है मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, देयर का मतलब होगा उनका, तो ये जो होगा सर्वनाम नहीं है अधिकारवाचक, तो राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट कि इन द सेंटेंस में कह रहा है कि हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। द प्रोनाउन हु इज ए एन, यानी कि सर्वनाम कौन एक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो इंट्रोगेटिव, क्योंकि यहाँ पे हु से ही आप समझ जाएंगे कि कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस, को यहाँ पे कंप्लीट करना सही जो है सर्वनाम का प्रयोग करके। द स्टूडेंट हेल्प्ड, छात्रों ने, विद द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, छात्रों ने कठिन समस्या को हल करने में जो है मदद की जो है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देमसेल्व्स, यानी कि खुद की मदद की। तो छात्रों ने किसकी मदद की, खुद की, तो यहाँ पे देमसेल्व्स जो हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दीज आर बुक्स आई वाज लुकिंग फॉर, ये वही किताबें हैं जिनकी मुझे क्या थी, तलाश थी। तो इसमें जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है क्या है, तो यहाँ पे जैसे दीज यहाँ प्रयोग किया गया ना, दीज, ये जो है विशिष्ट जो बस पुस्तक है ना, इसको इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दीज, राइट ऑप्शन डी। वही अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस एन एम्फेटिक प्रोनाउन करेक्टली, यानी कि जो है एम्फेटिक प्रोनाउन का सही उपयोग जो कौन से वाक्य में है। तो यहाँ पे जो वाक्य दिया गया इसमें आप देखेंगे कह रहा कि दे देमसेल्व्स कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी राइट होगा। खुद वे पर जोर देता है, यानी कि दे देमसेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो है खुद वे पर जो जोर देता है, तो वहाँ और मूल अर्थ के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं वे होते हैं ऑप्शन नंबर बी, राइट। ऊपर अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन इजी वे में समझ में, अगर एक बार में नहीं आता 2 बार वीडियो को देखेंगे इजी में समझ आएगा, उसको नोट डाउन कर लेंगे। इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही काफी आपको किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का इन द सेंटेंस एवरीवन डिजर्व अ चांस, हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। द प्रोनाउंस एवरीवन इज एन, यहाँ पे जो सर्वनाम हर कोई एक क्या है वो, तो हर कोई एक यहाँ पे इंडिफिनिट प्रोनाउंस है। हर कोई लोगों के एक गैर विशिष्ट समूह को क्या कर रहा है, ये संदर्भित कर रहा है एवरीवन, तो ये हो जाएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। वही अगला कर रहा है चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन करना कि द मूवी वी वॉच्ड लास्ट नाइट वाज एक्सीलेंट, हमने जो फिल्म देखी वो बहुत बढ़िया थी। तो यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाएगा, दैट। यहाँ पे क्या होता है, दैट का प्रयोग इसलिए किया जाएगा क्योंकि आश्रित उपवाक्य को जब हम मुख्य उपवाक्य से जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे द मूवी दैट वी वॉच लास्ट नाइट वाज एक्सीलेंट, हमने जो फिल्म देखी वो बहुत बढ़िया थी। तो यहाँ पे हम वह आश्रित उपवाक्य को मुख्य वाक्य से जोड़ता है और फिल्म को संदर्भित करता है, तो इसलिए यहाँ पे दैट का प्रयोग वह करेंगे, ठीक है। अगला है
आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे क्या करना है कि जो है ऑब्जेक्टिव जो केसेज है प्रोनाउन के, द टीचर्स प्रेज्ड देम फॉर देयर हार्ड वर्क, शिक्षक ने उनकी कड़ी मेहनत के लिए प्रशंसा की। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देम, उन्हें प्रशंसा क्रिया की जो उद्देश्य था देम, तो ये हो जाएगा राइट। अब यहाँ पे आप हम एडजेक्टिव को देखते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो है यहाँ पे कंप्लीट नोट्स यहाँ पे जो बताया जाएगा उसके बारे में डिटेल्स में हम देखते हैं कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन या संशोधन करता है। इट एड्स डिटेल और प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इट मॉडिफाइज। यह क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जो गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं या उनकी स्थिति के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो विशेषण के जो मुख्य कार्य होते हैं, डिस्क्राइब क्वालिटीज होते हैं, गुणों का वर्णन करते हैं, जैसे दे टेल अस अबाउट द काइंड, वे हमें संज्ञा के प्रकार के बारे में, जैसे कलर, साइज, शेप, टेस्ट, स्मेल, साउंड, टेक्सचर इत्यादि के बारे में जो है, उदाहरण के लिए जो है ब्यूटीफुल फ्लावर, टॉल बिल्डिंग, इस प्रकार से जो है हम वहाँ पे गुणों का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट होता है इंडिकेट क्वांटिटी, दे स्पेसिफाई हाउ मेनी और हाउ मच, वे इंगित करते हैं किस संज्ञा को संदर्भित किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे जो है यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे जो है, जैसे कि वे निर्दिष्ट करते हैं संज्ञा कितनी और कितनी मात्रा में है। तो फ्यू बुक्स है, मेनी पीपल, सम वाटर, पॉइंट आउट द इंडिकेट विच नाउन इज बीइंग रिफर टू, दिस कार, दैट हाउस, दीज एप्पल्स, दो चेयर्स। उदाहरण के लिए जैसे कुछ किताबें, कई लोग, थोड़ा पानी। तो यहाँ पे हम मात्रा का संकेत जो है वो संज्ञा कितनी मात्रा में है इसका इंडिकेट किया जाता है। पॉइंट आउट की बात करें तो दे इंडिकेट विच नाउन इज बीइंग रिफर टू, यानी कि ये इंगित ये करते हैं कि संज्ञा को संदर्भित किया जा रहा है किस संज्ञा को। दिस, दैट, दीज, दोस, सो, दे, इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे इसको समझेंगे। अगला आस्क क्वेश्चन जब होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में, प्रश्नवाचक विशेषण में, तो इनका उपयोग करते हैं। दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट नाउन्स, यानी कि संज्ञाओं के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे विच वे, व्हाट टाइम, हुज बुक, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि किस तरफ, किस समय, किसकी किताब। डिस्ट्रीब्यूट के अंतर्गत क्या होता है, दे रिफर टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए ग्रुप, वे समूह के अलग अलग सदस्यों को संदर्भित करते हैं, जैसे ईच स्टूडेंट, एवरी पर्सन, आइदर ऑप्शंस, नाइदर चॉइस। इस प्रकार से हम यहाँ पे एडजेक्टिव को जो है टेकल कर सकते हैं। इन चीज़ों को माइंड में रखने पे, याद रखने पे बहुत इजी वे में हम एडजेक्टिव क्या है उसे समझ सकते हैं। अब फटाफट नजर डालते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, यानी कि वर्णनात्मक या गुणात्मक जो विशेषण होते हैं। दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, वे विशेषण संज्ञा सर्वनाम के प्रकार या गुण का जो क्या करते हैं वर्णन करते हैं। वहाँ पे कह रहा है कि किस प्रकार का, जैसे प्रश्न उत्तर होता है, प्रश्न का उत्तर देते हैं वे। यहाँ पर उदाहरण जैसे हैप्पी चाइल्ड, खुश बच्चा, लार्ज सिटी, बड़ा शहर, ओल्ड बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या है, पुरानी इमारत। क्लेवर स्टूडेंट, चतुर छात्र। तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि गुणात्मक जो विशेषण जैसे हैप्पी का, लार्ज का, ओल्ड का, क्लेवर का प्रयोग किया गया है। अगला है क्वांटिटिव एडजेक्टिव, यानी कि परिमाणात्मक विशेषण जो होते हैं। परिमाणात्मक विशेषण के अंतर्गत करते हैं कि ये एडजेक्टिव जो शो करते हैं ना, वो क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ द नाउन, यानी कि संज्ञा की मात्रा या मात्रा को जो दर्शाते हैं। जैसे कह रहा है कि हाउ मेनी, हाउ मच, कितना या कितने, ये इसका क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं क्वांटिटिव एडजेक्टिव है। एग्जांपल में जैसे सम शुगर, मच मनी, लिटिल होप। मच का प्रयोग हमेशा मनी के साथ करते हैं, लिटिल होप आशा के साथ जो है लिटिल का प्रयोग करते हैं। फ्यू फ्रेंड्स, मेनी स्टार्स, इस प्रकार की जो है वो क्वांटिटिव एडजेक्टिव को डिनोट करते हैं। अगला न्यूमेरिकल जो एडजेक्टिव होता है, अंकीय विशेषण जिसे कहते हैं। ये दीज एडजेक्टिव इंडिकेट द नंबर और ऑर्डर ऑफ नाउन्स, ये क्या करते हैं संज्ञाओं की संख्या या क्रम को इंगित करते हैं। जैसे द आंसर द क्वेश्चन, वे जो है प्रश्न का जो उत्तर देते कुछ इस प्रकार देते हैं कि हाउ मेनी, वे कितने, इन व्हाट ऑर्डर, किस क्रम में। इस प्रकार का अगर आंसर मिलता है तो वहाँ पे तुरंत आपका माइंड जाना चाहिए कि ये है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। यहाँ पे कुछ उसके पार्ट हैं, जैसे डेफिनेट न्यूमेरिकल जो एडजेक्टिव होता है न्यूमेरल का, वो होता है इंडिकेट एन एग्जैक्ट नंबर होता है, जैसे 1 2 3 फर्स्ट सेकंड लास्ट। इंडेफिनिट न्यूमेरल जो होता है अनिश्चित अंकीय विशेषण होता है, डू नॉट इंडिकेट एन एग्जैक्ट नंबर, जहाँ पे जो है सटीक संख्या का संकेत न दे, जैसे सम, मेनी, फ्यू, सेवरल, ऑल। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है, वितरणात्मक जिसे कहते हैं, तो उसको रिफर करने के लिए हम इंडिविजुअली नंबर का प्रयोग करते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आप क्लियर हो गया होगा कि अंकीय विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है। अगला देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जिसे हम एक प्रदर्शनात्मक विशेषण कहते हैं कि संज्ञा को संदर्भित जो किया जाता है। यहाँ पे दीज एडजेक्टिव पॉइंट आउट द विच नाउन इज बीइंग रिफर्ड टू, यहाँ पे विशेषण बताते हैं कि किस संज्ञा को संदर्भित किया जा रहा है। एग्जाम्पल जैसे दिस बुक, दैट कार, दीज फ्लावर, दोज बर्ड्स।
पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? अधिकारवाचक विशेषण क्या होता है? दिस एडजेक्टिव शो पोसेशन आर ओनरशिप, यानी कि यहाँ पे अधिकार या स्वामित्व को दर्शाते हैं ये विशेषण जो होते हैं। दे आर डेरिवेट फ्रॉम पोसेसिव प्रोनाउंस, वे अधिकारवाचक सर्वनाम से जो है व्युत्पन्न होते हैं, जैसे माई बैग, योर पेन, हिज बुक, हर डॉल, इट्स टेल, आवर हाउस, देयर कार, हुज कार। यहाँ पे ये पोसेसिव एडजेक्टिव का काम इस प्रकार से करते हैं, तो उदाहरण से आप समझ गए होंगे। अगला होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दिस एडजेक्टिव आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि इन विशेषणों का उपयोग जो होता है संज्ञाओं के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। एग्जांपल में व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है। विच वे डिड ही गो, वह किस तरफ गया। हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है। तो हुज का प्रयोग किया गया, व्हिच का प्रयोग किया गया, व्हाट का प्रयोग किया गया। अगला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरणात्मक विशेषण जिसे कहते हैं। दीज एडजेक्टिव जो होता है, ये विशेषण जो होता है रिफर टू ईच इंडिविजुअल ऑफ ए ग्रुप, विशेषण जो होता है समूह के प्रत्येक व्यक्ति को संदर्भित करता है, उससे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल से क्लियर होगा, ईच चाइल्ड, यहाँ पे ईच का प्रयोग किया गया। रिसीव्ड प्राइज, प्रत्येक बच्चे को पुरस्कार मिला। एवरी स्टूडेंट मस्ट ओबे द रूल्स, यानी कि प्रत्येक छात्र को नियमों का पालन करना चाहिए। आइदर रोड लीड्स टू द स्टेशन, या तो सड़क स्टेशन की ओर जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रयोग जब होते हैं तो वहां पे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जो है एडजेक्टिव है। अगला है कि प्रॉपर एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव आर फ्रॉम प्रॉपर नाउन एंड आर यूजुअली कैपिटलाइज्ड, यानी कि ये विशेषण जो होते हैं विचित्र के प्रकार संज्ञाओं से बनते हैं और आमतौर पर बड़े अक्षर में लिखे जाते हैं, जैसे इंडियन टी, भारतीय चाय, अमेरिकन कार, शेक्सपियरन प्लेज, शेक्सपियर के नाटक, फ्रेंच वाइन। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव को डिनोट करने के लिए पहला जो होगा वो कैपिटल लेटर में यूजुअली अक्सर प्रयोग किए जाते हैं, इस जो विशेषण की बताते हैं। अगला जो है 9 नंबर का जो एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि यहाँ पे विस्मयादि बोधक विशेषण कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को। द एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये विशेषण व्हाट, क्या का उपयोग होता है। समटाइम यूज्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव टू एक्सप्रेस स्ट्रांग इमोशन, कभी कभी तीव्र भावना व्यक्त करने के लिए हम जो है इस प्रकार के एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट का प्रयोग किया गया है और इससे हम समझ सकते हैं खासकर चिन्ह से भी कि ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन देखेंगे। एडजेक्टिव है 3 डिग्री। एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या होता है, विशेषण की गुणवत्ता की सीमा को दर्शाने के लिए 3 डिग्रियां होती हैं। पॉजिटिव डिग्री होती है, दिस इज द बेस फ्रॉम ऑफ द एडजेक्टिव यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेट, यानी कि कह रहा कि जो सकारात्मक डिग्री, पॉजिटिव डिग्री जो होती है विशेषण का मूल रूप है, जिसका उपयोग तब किया जाता है कि जब कोई तुलना नहीं की जाती है। जैसे दिस इज अ बिग हाउस, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। वहीं कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत क्या होता है, तुलनात्मक जब होती है, द डिग्री इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग टू नाउन्स और प्रोनाउंस, यानी कि इस डिग्री का उपयोग जब दो संज्ञा सर्वनाम की तुलना करते समय किया जाता है। इट इज यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग ई आर, यहाँ पे विशेषण में मुख्य तौर पे जो है ई आर जोड़कर जो है उससे पहले मोर का उपयोग, एडजेक्टिव आर बाय यूजिंग मोर बिफोर इट, मोर का उपयोग करके जो है बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल, दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन, यह घर उससे बड़ा है। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर, वो अपने भाई से अधिक बुद्धिमान है। अगला रूल क्या होता है कि सुपरलेटिव डिग्री होता है, दिस डिग्री यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग 3 और मोर नाउन्स और प्रोनाउन, इट इज यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग ईएसटी, उसमें जुड़ा रहता है। ये चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, जब अतिशयोक्त डिग्रियां होती तो उसमें ईएस विशेषण में जो है जुड़ते हैं। और उसके बाद एडजेक्टिव आर बाय यूजिंग मोस्ट बिफोर इट, तो उससे पहले मोस्ट का उपयोग करके जो है बनाया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, दिस इज द बिगेस्ट हाउस इन द नेबरहुड, यह पड़ोस का सबसे बड़ा घर है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, वह कक्षा में सबसे बुद्धिमान छात्र है। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रूल। तुलनात्मक तौर पे हम यहाँ पे देखेंगे वंस लेवल एडजेक्टिव जो होते हैं एक अक्षर वाले विशेषण होते हैं, जिसमें क्या करते हैं जनरली ई आर जोड़ते हैं। आमतौर पे तुलनात्मक के लिए ई आर जोड़ते हैं, कंपैरेटिव के लिए होगा, अतिशयोक्त के लिए अगर यहाँ पे हम देखें तो ई एस टी जोड़ते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे टाल, टालर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट हो गया। उसी तरह जब वंस लेवल एडजेक्टिव एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट प्रेसिडेड बाय अ सिंगल वॉवेल, एक अक्षर वाले विशेषण जो होते हैं एक स्वर से पहले व्यंजन में जब समाप्त होते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट एंड ऐड ई आर, तो यहाँ पे क्या करते हैं ई आर का प्रयोग करते हैं, ई एस टी जोड़ते हैं। एग्जाम्पल है बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। एडजेक्टिव एंडिंग इन वाई, यानी कि जब व्यंजन से पहले वाई में समाप्त होने वाले विशेषण होते तो वाई को हम क्या करते हैं, चेंज वाई टू आई, आई में बदल देते हैं और बदलते हैं, और उसके बाद ई आर या ई एस टी जो है जोड़ देते हैं। जैसे हैप्पी है तो यहाँ पे वाई की जगह हमने क्या किया, हैप्पी की जगह क्या किया, ई आर जोड़ा, आई जोड़ने के बाद ई आर जोड़ दिया, हैप्पीएस्ट कर दिया, इजी, इजी का इजीएस्ट कर दिया। तो इस प्रकार से व्यंजन से पहले करते हैं। फिर देखते हैं मोस्ट एडजेक्टिव्स विद 2 और मोर सिलेबल्स, 2 या 2 से अधिक अक्षरों वाले अधिकांश विशेषण जो तुलनात्मक करते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट एडजेक्टिव विद 2 और मोर सिलेबल होगा,
इसमें क्या करते हैं, दो या अधिक अक्षरों वाले अधिकांश विशेषण जो तुलना किए जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे यहाँ ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर अधिक सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग दिलचस्प तो मोर अधिक हो गया, मोर का प्रयोग करके जो है, और यहाँ मोस्ट का प्रयोग कर दिए तो सबसे दिलचस्प हो जाएगा। अब यहाँ पे इरेगुलर एडजेक्टिव जो होता है, अनियमित विशेषण जो होता है, सम एडजेक्टिव्स कुछ विशेषणों के जो है इरेगुलर कंपैरेटिव यानी कि अनियमित तुलनात्मक और अतिशयोक्तिपूर्ण रूप होते हैं सुपरलेटिव फॉर्म में। एग्जाम्पल के तौर पे गुड का बेटर हो जाएगा बेस्ट, तो यहाँ पे गुड अच्छा, बेटर का मतलब बेहतर, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। उसी तरह बैड वर्स वर्स्ट होता है, तो बैड का मतलब क्या होता है, बुरा, वर्स का मतलब बदतर, और सबसे बुरा वर्स्ट प्रयोग करते हैं। उसी तरह लिटिल जो होता है कम, लेस बहुत कम, और लीस्ट, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत, मच, मेनी, मोर, इसी प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है इरेगुलर एडजेक्टिव के अंतर्गत। अब यहाँ से और क्लियर होगा कि जो हम पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव को जानेंगे कि एट्रीब्यूट यूज क्या होता है, गुणवाचक प्रयोग जो होते हैं, मोस्ट एडजेक्टिव आर प्लेस्ड डायरेक्टली बिफोर द नाउन दे मॉडिफाई। अधिकांश विशेषण क्या होते हैं, वो सीधे उस संज्ञा से पहले रखे जाते हैं जिसे वे क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, संशोधित करते हैं। उदाहरण है अ रेड कार, एक लाल कार, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बुद्धिमान छात्र। प्रिडिक्टिव यूज क्या होता है, विधेयतात्मक प्रयोग क्या होता है, यहाँ पे सम एडजेक्टिव्स फॉलो अ लिंकिंग वर्ब, कुछ विशेषण एक जोड़ने वाली क्रिया का अनुसरण करते हैं, जैसे लाइक, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन, सीम। यहाँ पे दिया गया कि जैसे कि है, एम हूँ, आर है, वाज था, वेयर थे, बी होना, बीइंग होना, बीन होना, उसके बाद सीम प्रतीत होना, लुक मतलब देखना, फील का मतलब क्या होता है कि महसूस करना, बिकम मीन्स होता है बनना, टेस्ट मीन्स होता है स्वाद, और स्मेल मीन्स होता है गंध, साउंड मीन्स होता है ध्वनि, किट मीन्स होता है प्राप्त करना। तो इन दिस केस जो इस मामले में क्या होता है, दे डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, इस मामले में वाक्य के विषय का वर्णन करते हैं। उदाहरण में जैसे देखेंगे द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, उदाहरण के लिए जब यहाँ पे देखें तो फूल क्या है, वो सुंदर है, ही सीम्स हैप्पी, वह खुश लग रहा है, तो यहाँ पे सीम्स का प्रयोग किया गया, जैसे वहाँ पे फ्लावर के ब्यूटीफुल की बात की गई। तो इस प्रकार से हम प्रेडिक्टिव यूज करते हैं, यानी कि विधेयतात्मक प्रयोग करते हैं, कुछ विशेषण एक जोड़ने वाली क्रिया का अनुसरण करते हैं। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव, कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पे स्मॉल जो होगा ये विशेषण हो जाएगा। दूसरा कारक आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, वाक्य में विशेषण के प्रकार की पहचान करने की। सी हैज अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कह रहा है कि उसके कुछ करीबी दोस्त हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटिव की बात की जा रही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कुछ जो है फ्यू क्लोज फ्रेंड, उसके कुछ करीबी दोस्त हैं। तो इस प्रकार से अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे तो फिर आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन जो भी होते पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि इंग्लिश का बेस होता है। अगर आपका ये मजबूत हो जाएगा तो आपको बहुत कुछ इजी लगेगा। पढ़े होंगे तो रिवीजन के तौर पे, नहीं पढ़े हैं तो एक बार से दो बार वीडियो को देखिएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस सुपरलेटिव डिग्री, कौन से वाक्य में विशेषण की अतिशयोक्तिपूर्ण यानी कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी इज द मोस्ट टैलेंटेड, वह प्रतियोगिता में सबसे प्रतिभाशाली सिंगर इन द कंपटीशन, गायिका है। अगला कह रहा है चूज द पोसेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे क्या कहते हैं अधिकारवाचक विशेषण को, जो दे लिव इन देयर न्यू हाउस, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि वे अपने नए घर में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी देयर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, कौन सा प्रश्नवाचक विशेषण है, तो प्रश्नवाचक तो व्हाट दिख रहा है, राइट भी हो जाएगा। नेक्स्ट करेक्ट आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन द सेंटेंस दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो ये फूल सुंदर हैं, तो यहाँ पे दीज का प्रयोग किया गया, इसलिए ये प्रयोग सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव इज इन द कंपैरेटिव डिग्री, यानी तुलनात्मक डिग्री में विशेषण जो है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वो ऑप्शन हो जाएगा ब्राइटर। चूज द करेक्ट सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, बैड का जो है सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्स्ट। इन द सेंटेंस ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, इस ईच को बताना है किस प्रकार का विशेषण, प्रत्येक छात्र को एक प्रमाण पत्र मिला, तो यहाँ पे जो हो जाएगा राइट ऑप्शन वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रॉपर एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई एंजॉय चाइनीज, यहाँ पे जो कह रहा है मुझे चाइनीज जो है चीनी व्यंजन पसंद है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा चाइनीज, चीनीज, ठीक है, चीनी, चाइनीज व्यंजन जो है पसंद है। तो इस प्रकार से आपने एडजेक्टिव को विथ एग्जाम्पल के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी आपने देखा। बढ़ते हैं अगला जो है, फटाफट हम वर्ब को देख लेते हैं। वर्ब कहते हैं द एक्शन वर्ड, जो होता है वर्ब इज वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, क्रिया एक ऐसा शब्द जो किसी क्रिया, एन ऑकरेंस आर अ स्टेट ऑफ बीइंग
घटना या होने की स्थिति को व्यक्त करता है। इट इज द कोर ऑफ ए प्रेडिक्टेड सेंटेंस, यानी कि यह वाक्य में विधेय के मूल है। टेलिंग अस व्हाट द सब्जेक्ट डज, जो हमें बताता है कि विषय जो है क्या करता है। व्हाट हैपेंस टू द सब्जेक्ट, यानी कि विषय क्या करता है। और व्हाट द सब्जेक्ट इज, विषय के साथ क्या होता है या विषय क्या है। तो यहाँ पे वर्ब का मतलब जो होता है क्रिया शब्द का ये होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हियर जो कुछ जो है एक्शन वर्ब जो होते हैं। एक्शन वर्ब क्या होता है, दिस वर्ब डिस्क्राइब फिजिकली और मेंटल एक्शन। वे क्रियाएं जो शारीरिक या मानसिक क्रियाओं का वर्णन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे पहली होती है ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि दिस वर्ब रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। इन क्रियाओं को अपना अर्थ पूरा करने के लिए जो है प्रत्यक्ष वस्तु यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे द एक्शन प्रोसेस ओवर, यानी कि क्रिया जो आगे बढ़ती टू द ऑब्जेक्ट, क्रिया वस्तु पर आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे उदाहरण जैसे का द डॉग चेज द बॉल, कुत्ते ने गेंद का पीछा किया। तो द एक्शन ऑफ चेजिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड द बॉल, यहाँ पे पीछा करने की क्रिया जो है गेंद की ओर निर्देशित करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ट्रांजिटिव वर्ब दिखेगा। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत जिसे हम अकर्मक क्रिया हिंदी में कहते हैं कि दिस वर्ब डू नॉट रिक्वायर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन क्रियाओं को कोई प्रत्यक्ष डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। द एक्शन इज कंप्लीट इन सेल्फ, ये क्रिया अपने आप में पूर्ण होती है। एग्जाम्पल है कि द बेबी स्लेप्ट साउंडली, बच्चा गहरी नींद में सोया। तो यहाँ पे तो एक्शन ऑफ स्लीपिंग डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सोने की क्रिया के लिए जो है किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो वो हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला है लिंकिंग वर्ब। जुड़ने वाली जो क्रियाएं होती है इसमें होता है कि दीज वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट। ये क्रियाएं विषय को संज्ञा विशेषण से क्या करती है, टू अ नाउन और एडजेक्टिव से जोड़ती हैं। दैट रीनेम्स आर डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, जो विषय का नाम बतलाता है या उसका वर्णन करता है। कॉमन लिंकिंग वर्ब्स इंक्लूड फॉर्म्स ऑफ, जैसे टू बी होना, इज, एम, आर, वाच, वेयर का प्रयोग करते हैं। एंड वर्ब्स लाइक बिकम, सीम, अपीयर, लुक, फील, टेस्ट, स्मेल, साउंड, ग्रो, रिमेन, स्टे, यानी कि के रूप में बनने प्रतीत होता है। और यहाँ पे महसूस करना, इस प्रकार की लिंकिंग वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा कि सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो कनेक्ट कहाँ हो रहा है, सी से हो रहा है। सी क्या है, संज्ञा, टू द नाउन डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर से वह को जो जोड़ता है। तो संज्ञा यहाँ पे डॉक्टर है, तो सी डॉक्टर। अगला उदाहरण से समझे, द सोप टेस्ट डिलीशियस, यानी कि सूप जो है वो स्वादिष्ट लगता है। तो विशेषण यहाँ पे क्या है, सूप, स्वादिष्ट से सूप को जोड़ता है द एडजेक्टिव ऑफ डिलीशियस। तो यहाँ समझ गए होंगे। अब देयर आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, क्या होते हैं, जिसे हम हेल्पिंग क्रिया कहते हैं। दिस वर्ब्स आर यूज्ड विद द मेन वर्ब टू फॉर्म वर्ब फ्रेजेस, यानी कि इन क्रियाओं का उपयोग जो है क्रिया वाक्यांश बनाने के लिए मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है। दे हेल्प टू एक्सप्रेस जो टेंस, मूड, वॉइस एंड पॉसिबिलिटी। ये क्या करते हैं कि काल, टेंस, मनोदशा, आवाज और संभावनाएं जो होती, पॉसिबिलिटी जो होती, उसी को ये व्यक्त करने में मदद करते हैं। कॉमन ऑक्सिलरी जो सामान्य सहायक क्रियाओं में अक्सर होता है टू बी होना में इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग। उसके साथ साथ टू हैव जो होता है, टू हैव का मतलब होता है होना, तो इज, हैव, हैज, हैड, हैविंग। उसके बाद जो है एंड टू डू, टू डू का मतलब होता है और करना, तो डू, डज, डिड, डूइंग। तो यहाँ पे करना, करता है, किया, करना का प्रयोग करते हैं। एज वेल एज मॉडल वर्ब्स, तो इस रूप में शामिल होते हैं। साथ ही मॉडल क्रियाएं भी शामिल होती हैं। उदाहरण के समझेंगे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। आर इज द ऑक्सिलरी वर्ब, है जो यहाँ पे सहायक क्रिया है, आर का प्रयोग जो किया गया। अब यहाँ प्लेइंग इज द मेन वर्ब, खेलना जो होगा वो मुख्य क्रिया हो गई। एग्जाम्पल दूसरा समझते हैं, यू शुड स्टडी फॉर द टेस्ट, यानी कि आपको परीक्षा के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो शुड जो है इज द मॉडल ऑक्सिलरी, शुड क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। स्टडी इज द मेन वर्ब, स्टडी क्या हो गई, वो मेन वर्ब हो गया। अब मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है कि दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब दैट एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी। ये एक विशेष प्रकार की सहायक क्रिया जो संभावना, नेसेसिटी आवश्यकता, परमिशन अनुमति, एबिलिटी जो क्षमता होती है, ऑब्लिगेशंस दायित्व होता है। कॉमन मॉडल वर्ब्स इंक्लूड जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट। यहाँ पे व्यक्त करने के लिए जो मॉडल क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उस प्रकार से कैन, कुड, मे, माइट का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है आगे कि दे डू नॉट चेंज फ्रॉम एंड आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फ्रॉम ऑफ द मेन वर्ब, यानी कि वे रूप नहीं बदलते हैं और हमेशा क्या करते हैं, मुख्य क्रिया के मूल रूप के बाद आते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण करा कि ही कैन स्पीक फ्रेंच, वे फ्रेंच बोल सकता है। वी मस्ट लीव नाउ, हमें अब जाना चाहिए। अब हम देखते हैं वर्ब के फॉर्म्स जो होते हैं। वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स टू इंडिकेट डिफरेंट टेंसेज, पर्सन एंड नंबर्स, यानी कि जो है
क्रियाएं जो होती हैं वो अलग अलग काल, व्यक्ति और संख्याओं को इंगित करने के लिए अपना रूप बदलती हैं। बेस फॉर्म जो है आधार रूप में क्या होता है, इन्फिनिटिव विदाउट टू, बिना टू के क्रिया विशेषण, गो, ईट, प्ले यानी कि जाना, खाना, खेलना। यस फॉर्म जो होता है यस के रूप में थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट, तीसरे व्यक्ति का एक वचन होता है, जैसे गोज, ईट्स, प्लेज। इसी प्रकार आईएनसी फॉर्म में क्या होता है कि जो पार्टिसिपल होता है गोइंग, ईटिंग, प्लेइंग। ईडी फॉर्म क्या होता है, सरल सिंपल पास्ट में, पास्ट पार्टिसिपल में, बट नॉट ऑलवेज, लेकिन हमेशा नहीं, वेंट, एट, प्लेड, गॉन, ईटन, प्लेड यानी कि खेला, गया, खाया, खेला, इस प्रकार से ईटी का प्रयोग करते हैं। अब हम वर्ब टेंसेज में देखते हैं कि इंडिकेट द टाइम ऑफ द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि क्रिया के समय या होने की स्थिति को जब इंगित करते हैं, जैसे दिया गया है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दिया गया। सिंपल प्रेजेंट में क्या करते हैं कि जो आई ईट, मैं खाता हूँ, हैबिचुअल एक्शन, आदतन क्रियाएं जो होती हैं, जनरल ट्रूथ क्या होता है, सामान्य सत्य जो होता है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, एक्शन हैपनिंग नाउ यानी कि अभी भी क्रिया हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, आई हैव ईटेन, तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने खा लिया, यानी कि एक्शन कंप्लीटेड एन अनस्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट आर हैज रिलेवेंस टू द प्रेजेंट। अतीत में जो समय पर पूरी की गई क्रिया वर्तमान से क्या है, वो संबंधित है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, यानी कि एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यू नाउ, यानी कि अतीत में शुरू हुई क्रिया जो है अब भी जारी है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस में क्या होता है कि सिंपल पास्ट, जैसे आई ईट, मैं खाऊंगा, तो ये कंप्लीटेड इन द पास्ट में भविष्य में होने वाली क्रिया है। पास्ट कंटिन्यूस आई वाज ईटिंग होता है, मैं खाऊंगा, तो भविष्य में एक्शन इन प्रोग्रेस एट स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, भविष्य में किसी विशिष्ट समय पर जो है होने वाली क्रिया हो जाएगी। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, आई हैड ईटन, मैं खा चुका हूँगा, तो यहाँ पे एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, यानी कि किसी विशिष्ट समय से पहले होने वाली क्रिया है। फिर यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कहते हैं कि आई हैड बीन ईटिंग, मैं खा चुका हूँगा, एक्शन इन द प्रोग्रेस फॉर ए ड्यूरेशन बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, यानी कि भविष्य में किसी विशिष्ट समय से पहले होने वाली क्रिया होती है। फ्यूचर टेंस के अंतर्गत भी कुछ, तो यहाँ पे चुका चुकी का प्रयोग किया गया सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट में। उसी प्रकार से जैसे कि हमने देखा भूतकाल में मैंने खाया, मैं खा रहा था, मैंने खाया था और मैं खा रहा था, अतीत में किसी अन्य क्रिया से पहले चलती, उसी प्रकार से भविष्य जो फ्यूचर में होता है, किसी विशिष्ट समय से पहले की जो क्रिया होती है उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। अब वर्ब की मूड के बारे में, जैसे इंडिकेट द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यहाँ पे क्रिया के होने की स्थिति के प्रति जो दृष्टिकोण होता है, किसका, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग स्पीकर का। जैसे इंडिकेटिव जो मूड होता है, यानी कि संकेतात्मक जो को कहता है एक्सप्रेस फैक्ट और ओपिनियन, यानी कि यहाँ पे तथ्य या राय व्यक्त करता है, जैसे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इंपरेटिव मूड क्या होता है, आज्ञात्मक मूड के अंतर्गत क्या होता है, कमांड और रिक्वेस्ट, यहाँ पे आदेश या अनुरोध व्यक्त करता है, उदाहरण जैसे क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, अधीन मूड के अंतर्गत क्या होता है, एक्सप्रेस विश, पॉसिबिलिटी, डाउट, कंडीशन, इस प्रकार के होते हैं वहाँ पे। उदाहरण के लिए जो है यहाँ पे जैसे आई विश, आई वेयर टालर, काश में लंबा होता, ऑफन यूज वेयर का प्रयोग जो एक वचन भूतकाल के लिए जो है वाज की बजाय वेयर का उपयोग किया जाता है। वर्ब वॉइस के अंतर्गत देखें तो इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन और इज एक्टेड अपॉन, ये बताता है कि कर्ता कार्य करता है या उस पर कार्य किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया एक्टिव वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, एग्जांपल है द कैट चेज द माउस, यानी कि जो है कर्ता कार्य करता, बिल्ली ने चूहे का पीछा किया। पैसिव वॉइस के अंतर्गत निष्क्रिय वाच्य होता है, जिसमें द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, कर्ता जो है कार्य प्राप्त करता है। उदाहरण जैसे द माउस वाज चेज्ड बाय द कैट, बिल्ली ने चूहे का पीछा किया। यहाँ फॉर्म जो इसका बनता है विद फॉर्म टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि टू बी का मतलब होता है होना, प्लस पार्टिसिपल यानी भूतकालिक जो होते हैं उससे निर्मित किया जाता है पैसिव वॉइस को। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली इन द पार्क, यानी कि बच्चे पार्क में खुशी से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिया की पहचान करनी है, तो ये हो जाएगा प्लेड, डी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिंकिंग वर्ब, कौन सी क्रिया जोड़ने वाली क्रिया है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिकम। और अगला करेगा इन द सेंटेंस शी हैज फिनिश्ड हर वर्क द ऑक्सिलरी वर्ब इज, यानी कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तो सहायक क्रिया है जो इसमें ये हो जाएगी डी हैज। आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस दे शुड लिसन केयरफुली, यानी कि मॉडल क्रिया की पहचान करने को उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए, तो ध्यान से सुनना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे डी शुड हो जाएगा। विच टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस ही विल ट्रेवल टू यूरोप नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने यूरोप की यात्रा करेगा, तो किस काल का यहाँ प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अगले महीने करेगा, इसलिए जो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल फ्यूचर। इन द सेंटेंस करेक्ट द विंडो वाज ब्रोकन बाय द विंड, द वर्ब इज इन द, अब कह रहा है कि खिड़की हवा से टूट गई में किस प्रकार की क्रिया है,
तो यहाँ पे राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैसिव वॉइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज इंट्रांजिटिव, यानी कि कौन सी क्रिया जो है वो अकर्मक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अराइव, पहुंचना। और अगला करा द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब स्विम, यानी कि यहाँ पे तैरने का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, तो हो जाएगा सी, स्विमिंग हो जाएगा। अगला कह रहा है यहाँ पे आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द वर्ब हैड ईटन। सेंटेंस है कि दे हैड ईटन बिफोर वी अराइव्ड, यानी कि हमारे आने से पहले उन्होंने खा लिया था। तो जो क्रिया खाया था हमें काल की पहचान करनी है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। अगला है कि विच मूड इज यूज्ड इन द सेंटेंस, यानी कि जो प्लीज बी क्वाइट है, कृपया शांत रहें, किस भाव का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि ये इंपरेटिव हो जाएगा। अब अगला जो कह रहा है कि इन द सेंटेंस इफ आई वेर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता आई वुड फ्लाई अवे, तो मैं उड़ जाता। द वर्ब वेयर इज इन द, यानी कि क्रिया जो यहाँ पे इस प्रकार है, तो सेंटेंस में जो है और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सब्जेक्टिव मोड हो जाएगा, उपवाक्य भाव हो जाएगा। अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी जो है वो सकर्मक क्रिया है, तो ये राइट हो जाएगा पेंट, रंगना। अगला कह रहा है कि द वर्ब सीम्स जो है, यहाँ पे कह रहा है कि सीम्स इन द सेंटेंस ही सीम्स टायर्ड इज, वो थका हुआ लगता है। तो यहाँ पे सीम्स के बारे में बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा वो लिंकिंग वर्ब है, सीम्स थका हुआ लगता है, जुड़ने वाली क्रिया हुई। अगला है द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब गो इज, यानी कि जाना का वर्तमान कृदंत है जो है वो, तो जाना का जो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा गोइंग। और विच ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड टू फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि कह रहा है कि वर्तमान पूर्ण निरंतर काल बनाने के लिए जो है जो सहायक क्रिया वो किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हैज, हैव, बीन का प्रयोग किया जाता है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो आपने पढ़ा जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के बारे में जो है, बाकी के बचे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट तौर पे होते वैसे 4 होते हैं और बचे हैं, लेकिन एडवर्ब की पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बाकी कंजक्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसकी एक अलग वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए उसको यहीं पे स्टॉप करके एक अलग वीडियो अपलोड कर दीजिए, जिससे दोनों के पार्ट आप देख लेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच को आपको उदाहरण के साथ एक एक पॉइंट कितने भेद होते हैं सब कुछ क्लियर जो है मिल जाएगा आपको 1 घंटे से कम की वीडियो की, यानी कि आपका पार्ट ऑफ स्पीच जो कंप्लीट होगा वो 2 घंटे से कम में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, वो लैंग्वेज लिटरेचर की हो सकती है, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वीडियो के संदर्भ में, यानी कि किसी प्रकार की वीडियो की मैटर जो भी आप पिन करेंगे उस पर वीडियो आपको जरूर मिलेगी टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे अगर पहले विजिट किए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।